सबसे पहले हम आए थे और हम समझे थे। आइए, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आइए जरा फटाफट रिवाइज कर लें। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं तो आपको असर्शंस देखना होते हैं। यू हैव टू गो विद द असर्शंस, है ना। असर्शंस में हम क्या क्या देखते हैं, व्हाट वी डू इन असर्शंस। अगर मैं आपकी बात करूं असर्शंस की, सो असर्शंस में हम लोगों ने क्या देखा, इन केस ऑफ असर्शंस, जस्ट assertions में what we did just a minute. Now so आइए सबसे पहले चलते हैं असर्शंस की बात करें। तो असर्शन क्या होता है, तो मैंने आपको कहा था कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट कैप्शंस, ऑडिट ऑफ P&L कैप्शंस एंड ऑडिट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। ऑडिट ऑफ P&L, ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट, ऑडिट ऑफ डिस्क्लोजर, इन तीनों को आपको सिर्फ वहां पर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रख कर लिखना है। और आज अपन जितना पढ़ रहे हैं और अपन ने पहले भी जितना पढ़ा है उस आधार पर अपने को लिखना है। असर्शन जो ऑडिटर चेक करता है वो असर्शन में क्या क्या चेक करता है। पहली बात तो असर्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि असर्शन का मतलब होता है मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो क्लेम किए हैं या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो अमाउंट लिखा है, जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दिया है, वो किस बेसिस पर दिया है, उस बेसिस को चेक करना कहलाता है कि असर्शन चेक करना है। जैसे अगर असेट्स हैं तो असेट्स के अंदर हम चेक करते हैं, या लाइबिलिटी है तो असेट एंड लाइबिलिटी के अंदर हम चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं एग्जिस्टेंस, कि असेट और लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। वेदर असेट और लाइबिलिटी इज इन एग्जिस्टेंस, क्या वो असेट या वो लाइबिलिटी एग्जिस्टेंस में है। अगर एग्जिस्टेंस में है तो बात खत्म हो गई। एग्जिस्टेंस में असेट और लाइबिलिटी के होने के बाद हम चेक करते हैं कि जो असेट या लाइबिलिटी
एग्जिस्टेंस में है वो असेट या लाइबिलिटी विच इज इन एग्जिस्टेंस, उस पर बंदे का राइट भी है या नहीं है, वेदर दैट फेलो हैज अ राइट ओवर सच असेट और लाइबिलिटी। उस असेट या लाइबिलिटी, असेट पर राइट है और लाइबिलिटी पर उसका, असेट पर तो राइट है लेकिन लाइबिलिटी उसका ऑब्लिगेशन है या नहीं है, ये हमको देखना पड़ता है। तो बहुत सीधी सी बात आती है कि सबसे पहले देखते हैं एग्जिस्टेंस, फिर देखते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, फिर देखते हैं कंप्लीटनेस, फिर देखते हैं वैल्यूएशन। सर, असेट और लाइबिलिटी के अंदर 4 असर्शंस देखे जाते हैं। पहला असर्शन होता है एग्जिस्टेंस, दूसरा मेरे हिसाब से हम करते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तीसरा हम करते हैं कंप्लीटनेस और चौथा हम करते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मेजरमेंट, और पांचवा हम करते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। एग्जिस्टेंस में हम देखते हैं कि असेट और लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कंप्लीटनेस में हम देखते हैं कि जितनी असेट और जितनी लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी आ गई हैं या नहीं आ गई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वैल्यूएशन उनका सही हुआ है या नहीं हुआ है, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उनका है या नहीं है, ये बातें हम देखते हैं बैलेंस शीट कैप्शन में। अब देखो, चाहे ट्रेड रिसीवेबल हो, चाहे ट्रेड पेएबल हो, चाहे लोन रिसीव्ड हो, चाहे लोन गिवन हो, चाहे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, हम इन 4 बातों के अंदर ही हम सारी चीजों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था इसे रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको इसे अपने हिसाब से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेड रिसीवेबल ले रहा हूं फॉर असेट, ट्रेड रिसीवेबल ले लिया जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं है, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी है जिनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो वहां पर वैल्यूएशन तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेस पे चला जाता है, तो वहां तो बहुत पॉइंट मिल जाते हैं। बट जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, इसमें तो ज्यादा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं, तो इसको कैसे लिखना? सर, सबसे पहली बात क्या आती है? एग्जिस्टेंस। सबसे पहले हम मैनेजमेंट से कहेंगे कि हमें ट्रेड रिसीवेबल की लिस्ट दे दो। ट्रेड रिसीवेबल की लिस्ट लेने के बाद, ट्रेड रिसीवेबल की लिस्ट जब हमको मिल जाएगी, ओपनिंग लिस्ट पहले लेंगे, उसे चेक करेंगे। लेजर के ओपनिंग बैलेंसेस को हम पहले चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसके बाद देखेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल रिसीव हो गए या नहीं। अगर फिर भी आउटस्टैंडिंग है तो ही कहा जाएगा कि एग्जिस्टेंस में है, अदरवाइज तो नहीं है। अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल का एग्जिस्टेंस पता करना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं मैनेजमेंट से लिस्ट मांगूंगा कि मुझे ट्रेड रिसीवेबल की लिस्ट दो। उन ट्रेड रिसीवेबल के लेजर में जाऊंगा, लेजर में जाने के बाद देखूंगा कि क्या उनका कोई ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस के बाद कितना नया सेल किया, सेल करने के बाद कितना उसमें से हटाया, मतलब रिसीव हुआ, और फिर फाइनल आउटस्टैंडिंग कितना बचा। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन की तरफ जाऊंगा। ऐसे 505 में कंफर्मेशन आएगी तो मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आएंगे कि ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस के लिए मैं सेल्स इनवॉइस देखूंगा, जीएसटी के रिटर्न्स देखूंगा कि क्या वाकई में ये सेल हुई है या नहीं हुई है। मैंने आपको जब पढ़ाया था 4 कॉलम के अंदर हर चीज बंटवा के पढ़ाया था, बस वो 4 कॉलम के अंदर चीजों को बांटना है।
ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम एग्जिस्टेंस के अंदर ये देखते हैं कि असेट एग्जिस्ट करती है क्या। अगर टेंजिबल असेट होती मेरे दोस्त तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन को इसके अंदर इंक्लूड कर देते, चाहे वो स्टॉक होता, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग होती, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी होती, चाहे वो फर्नीचर होता, चाहे वो कंप्यूटर होता, चाहे वो व्हीकल्स होते, हम फिजिकल वेरिफिकेशन का एक पॉइंट एग्जिस्टेंस में डालते। लेकिन चूंकि हमने चालू ही डेटर किया है तो यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन वाला पॉइंट नहीं आएगा, टेंजिबल एसेट में फिजिकल वेरिफिकेशन वाला एक पॉइंट आ जाएगा। एग्जिस्टेंस देखा जा रहा है, असेट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। अगर यही चीज ट्रेड क्रेडिटर होते तो वही करता, क्रेडिटर की लिस्ट लेता, लेजर देखता, ओपनिंग बैलेंस देखता, ड्यूरिंग द ईयर परचेज देखता, क्लोजिंग बैलेंस देखता, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाता, पता चल जाता कि क्रेडिटर है या नहीं, लोन है या नहीं है, तो लोन का कंफर्मेशन मांग लेता, लोन का ओपनिंग बैलेंस देख लेता, लोन का ड्यूरिंग द ईयर का डिसबर्समेंट देख लेता, लोन का ड्यूरिंग द ईयर का रीपेमेंट देख लेता। एग्जिस्टेंस ही तो देखना है ना दोस्त, देख लेते। इसी तरीके से एग्जिस्टेंस के बाद पॉइंट आता है कि वाकई में हमारा जो एसेट है उस पर हमारा राइट है कि नहीं। तो राइट है या नहीं है ये देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वो अमाउंट डिस्प्यूटेड तो नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल है तो डिस्प्यूटेड तो नहीं है, ट्रेड पेएबल है कहीं डिस्प्यूटेड तो नहीं है, नहीं डिस्प्यूटेड तो नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल है, गुड है, देयर इज नो डिस्प्यूट, वेरी गुड। उसके बाद उसकी इनवॉइस हमने देख ही ली है तो हमें ये पता चल ही गया है कि इसके ऊपर हमारा राइट है। कितने महीने पुराना है वो भी देख लेंगे, मोर देन 6 मंथ्स हुआ तो साला डाउटफुल हो जाएगा, मोर देन 6 मंथ्स नहीं है, 90 डेज के ऊपर ही हमको तो लगने लग जाता है कि अभी ये कहीं गड़बड़ कर रहा है। मोर देन 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स देखते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड, उसमें हम देखेंगे कि राइट्स हैं या नहीं है, दैट इज कॉल्ड राइट्स। देन वी विल गो फॉर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के लिए ओपनिंग डेटर कितने थे, ड्यूरिंग द ईयर कितने आए, ड्यूरिंग द पेमेंट कितना आया, क्लोजिंग कितना आया, सारी क्रेडिट इनवॉइसेस लेजर में अकाउंट फॉर हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो हमने पहले ही मांग लिए थे। कट ऑफ प्रोसीजर सही लगी या नहीं लगी, 31 मार्च तक जो कट ऑफ होना चाहिए था वो कट ऑफ हुआ या नहीं, 31 मार्च तक जिनकी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी वो सब ट्रेड रिसीवेबल में आ गए। 31 मार्च के बाद जो है वो डेफिनेटली प्रॉपर्टी इन गुड्स बाद में ट्रांसफर हुई तो दे विल नॉट बी क्रिएटेड इनटू डेटर्स, तो उनको एडवांस ही दिखाना पड़ेगा। उसी तरीके से जितनी परचेसेस 31 मार्च के दिन प्रॉपर्टी इन गुड्स हमको मिल गई हैं तो मिली हुई प्रॉपर्टी इन गुड्स को हम बोलेंगे कि सर दीज आर अवर परचेसेस एंड दे आर अवर क्रेडिटर्स। अदरवाइज अभी तक हमारे पास माल ही नहीं है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर ही नहीं हुई तो वो क्रेडिटर्स है ही नहीं। सो सिंपल। तो ये होती है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड कंप्लीटनेस। उसके बाद आते हैं हम वैल्यूएशन कि भाई डेटर का वैल्यूएशन यू तो नॉर्मल वैल्यूएशन होता है, लेकिन अगर डेटर की पोजीशन वीक दिख रही है, मोर देन 90 डेज है, डाउटफुल दिख रहा है, तो मैनेजमेंट से पूछेंगे कि भाई साहब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है क्या, और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी देखेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर कोई हुआ तो वो हम देखेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन को डेटर्स में से कम करेंगे, नेट डेटर्स बताएंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में जो शेड्यूल 3 बोलता है कि ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ्स कौन से हैं, लेस देन 6 मंथ्स कौन से हैं, डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स वाले कौन से हैं, कौन से नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल के लिए कोई प्रोविजन तो नहीं है, वो सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज किस तरीके से फॉलो की जा रही है, दैट विल कम अंडर द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो असेट एंड लायबिलिटीज के अंदर तो बहुत ही क्लियर बात है मेरे प्यारे दोस्त कि असेट और लायबिलिटी में सिर्फ 4 चीजें देखनी है। पहला देखना है एग्जिस्टेंस, दूसरा देखना है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस के अंदर कट ऑफ मत भूलना, उसके बाद देखना है वैल्यूएशन, उसके बाद देखना है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन,
अगर हो सके तो कंप्लीटनेस के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर अगर लग रही हो, डेटर्स वेलोसिटी रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी रेशियो, फिक्स एसेट के रेशियोज, तो उन रेशियोज को भी कंप्लीटनेस के अंदर लेकर के आ जाना। कंप्लीटनेस चेक करने के लिए बाकी सारी चीजें भी काम में आती हैं। मेरा ख्याल है यहां तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। मैंने आपका टेलीग्राम चैनल अभी मेरे पास ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि YouTube में 10 मिनट्स का एक लैग शायद लग रहा होगा। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप वहां टैप कर देना, मुझे 10 सेकंड बाद दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगर हम P&L आइटम पर आए, इफ वी कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स ऑफ P&L, तो वहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर हमको देखना पड़ता है ऑकरेंस, हमको देखना पड़ता है कंप्लीटनेस, हमें देखना पड़ता है मेजरमेंट, और हमें देखना पड़ता है प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। और उसके अंदर सबसे पहले होता है ऑकरेंस। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है सेल्स, आपको सेल्स की वाउचिंग करनी है, अगर सेल्स को चेक करना है, अगर आपको सेल्स को चेक करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑडिटर ये देखेगा कि जो सेल वो लोग दिखा रहे हैं वो ऑकर भी हुई है या नहीं। सेल ऑकर होनी है तो वो सेल का ऑकरेंस सिर्फ सेल्स इनवॉइस से ही पता लगाया जा सकता है। ऑथेंटिकेटेड अप्रूव्ड सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस की सपोर्ट में आया सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर के बाद हमने साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाया फ्रेट आउटवर्ड का, ये और साथ में लगाया जीएसटी इनवॉइस, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं ई वे बिल, ये सब चीजें मिलकर बनाती हैं एक माहौल कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसे हम कहते हैं ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब पहले तो ये बताओ कि ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं। अब आपसे कोई भी ट्रांजैक्शन पूछ ले, छोटा सा दिमाग लगा के देखना कि अपने को ये बताना है कि ऑकरेंस हुआ है या नहीं। ऑकरेंस हो गया, हाँ हो गया। ऑकरेंस के बाद देखो कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से छूटा तो नहीं, कट ऑफ प्रोसीजर यहां भी लगेगी, एनालिटिकल प्रोसीजर यहां भी लगेगी। कट ऑफ प्रोसीजर लगाओ, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ, और ये देखो कि कंप्लीटनेस प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। कंप्लीटनेस चेक करने के लिए जीएसटी रिटर्न्स भी देखो, और जीएसटी रिटर्न्स भी आपको देखना पड़ेंगे इन केस ऑफ जीएसटी रिटर्न भी देखना पड़ेंगे कंप्लीटनेस चेक करने के लिए। ओके, कंप्लीटनेस के बाद अगली बात आती है कि भाई मेजरमेंट ट्रांजैक्शन का सही हुआ या नहीं। सेल्स है, परचेस है, तो परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के हिसाब से कंपैरिजन होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी देखना चाहिए कि मेजरमेंट एक्यूरेट है या नहीं। डिस्काउंट हटना था तो डिस्काउंट हटा या नहीं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगना थे तो लगे या नहीं, रिकवरेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस हटना थे तो हटे या नहीं, कोई बल्क डिस्काउंट मिलना था तो वो मिला या नहीं, कोई ट्रेड डिस्काउंट अगर मिलना था तो मिला या नहीं, कोई शॉर्टेज या कोई एक्सेस हुआ है तो वो हुआ या नहीं। ये सारी बातें मैंने आपको एक एक पॉइंट में अलग अलग की हैं। आप कुछ मत करो, अपनी उस कॉपी को एक बार गो थ्रू कर लो, बस चिंता मत करो। इस क्वेश्चन को अपन एज इट इज लिख कर आएंगे, कोई टेंशन नहीं, ये फ्री स्टाइल है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेजरमेंट, और मेजरमेंट के बाद आता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सेल्स के रिकॉग्नाइज की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, तो हम लिखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से सेल्स रिकॉग्नाइज होता है व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। याद आया? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में हम शेड्यूल 3 के अंदर टोटल टर्नओवर हटाते हैं, उसमें से एक्साइज ड्यूटी कितनी लगी, सॉरी उसमें से जीएसटी कितना लगा वो हटाकर नेट बैलेंस को दिखाते हैं। तो जो शेड्यूल 3 के अंदर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर उन्होंने मांगा है वो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हम वहां पर देते हैं। दैट इज हाउ
वी गो फॉर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो मैंने आपको एक एक आइटम से याद दिला दिया कि बच्चों किस तरीके से अकाउंट फॉर होता है। तो भाई बहुत क्लियर है, असर्शन बैलेंस शीट के अलग होते हैं, असर्शंस सॉरी बैलेंस शीट कैप्शंस अलग होते हैं, P&L कैप्शंस अलग होते हैं, और उसके अंदर इस तरीके से असर्शन लिए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आपके मॉड्यूल के अंदर आज आपको अभी क्या करना है, कुछ मत पढ़ो, जो मैं बता रहा हूं वो देखो। किसी किसी असर्शन के अंदर, मतलब बैलेंस शीट के अंदर या P&L आइटम के अंदर कहीं कहीं स्पेशली एनालिटिकल प्रोसीजर दी होगी। एनालिटिकल प्रोसीजर इन केस ऑफ परचेस, एनालिटिकल प्रोसीजर इन केस ऑफ सेल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर। भाई जहां भी एनालिटिकल प्रोसीजर अलग से कैप्शन में दी है, वो सारे असर्शन को फटाफट फटाफट एक बार रीड कर लेना। आज नहीं, परसों सुबह, आज नहीं परसों सुबह, आज नहीं परसों सुबह, परसों सुबह इस चैप्टर को खोलकर बैठेंगे अपन, और इस चैप्टर के अंदर जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स बताई गई हैं, रेशियो एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर इन केस ऑफ परचेस, एनालिटिकल प्रोसीजर इन केस ऑफ सेल, एनालिटिकल प्रोसीजर इन केस ऑफ सैलरी, सब पढ़ के रख लेना जो अलग से दिख रही है। जनरल मत पढ़ना, जनरल बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, कहीं दिखा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ सेल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ परचेस, स्पेशल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर वो स्पेशल पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो उन स्पेशल पॉइंट्स को आप देखते जाइए, बात खत्म हो गई दोस्त। इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ये चैप्टर 6 से 8, 4 से 6 नंबर का आएगा, और आपको 4 से 6 नंबर में इसको खत्म करना है। ज्यादा लोड इस चैप्टर का लेना नहीं है। इस चैप्टर में से अब अपने को पढ़ना क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर किसी के अंदर दिए हैं तो स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर आपको दिखते हैं तो वो स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको रीड करना है। उससे ज्यादा आपको रीड करने की इस चैप्टर को जरूरत नहीं है। इस चैप्टर को अब सबसे आखिरी में, मतलब आज तो देख ही लेना, अभी रात को आपको मैंने बोला ये आज रात को तो अपने को यही सारे चैप्टर करना है जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, है ना। कल अपने को सारा वो रिविजन करना है जो अपन ने किया हुआ है, और परसों सुबह उठकर यही सारे टॉपिक्स जो आज चल रहे हैं इनको अपन परसों भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, तो ये चैप्टर तो चैप्टर नंबर 9 कहलाता है। इसके बाद आता है ऑडिट ऑफ बैंक्स। हम बात करते हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स की। बैंक ऑडिट के अंदर आइए, बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ बैंक के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न कर लें। लोड हो जाए। अब हम ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज पर आ गए हैं, और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज में सबसे पहला ऑडिट आता है, दैट इज बैंक ऑडिट, जो काफी बार उन्होंने आपसे पूछा है। So many times they keep on asking this question to you about the bank audit, audit of banks. हो गया भाई, अभी लोड नहीं हुआ। Just there is a network problem, I think. Okay.
बिल्कुल अदर पॉइंट्स भी लिखेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स, आप मत टेंशन लो इनका, बिकॉज दीज आर सब्जेक्टिव मार्क्स. नाउ लेट्स गो विथ ऑडिट ऑफ बैंक्स. बैंक्स कितने टाइप के होते हैं? कमर्शियल बैंक्स होते हैं. कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई और उनकी सब्सिडरीज होती है और अदर नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं. दूसरे बैंक होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स जो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होते हैं. फिर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक जो अदर देन मेंबर्स होते हैं, फॉर मेंबर्स ओनली होते हैं, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए काम करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक. फिर होते हैं डेवलपमेंट बैंक्स जो सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं. बैंक के अंदर कौन कौन से एक्ट लगते हैं? तो सर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लगता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लगता है, सरफेसाई एक्ट 2002 लगता है. अदर एक्ट डिपेंड करते हैं कि बैंक किस कॉन्स्टिट्यूशन का है. अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लगेगा. अगर कंपनीज एक्ट कंपनी है तो फिर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो फिर कोऑपरेटिव बैंक है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 लगेगा. तो इट ऑल डिपेंड्स विच काइंड ऑफ बैंक यू आर टू एप्लीकेबल. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रिस्क्राइब करती है थर्ड शेड्यूल के अंदर पार्ट 1 फॉर्म नंबर ए जिसमें बैलेंस शीट होती है, पार्ट फॉर्म नंबर बी जिसमें पीएनएल होता है, और वो फाइल करना होता है आरबीआई को 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सेक्शन 30 के हिसाब से बहुत जरूरी है. ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी डन बाय पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड by any law for the timing in force. Section 141 of the Companies Act applies for the audit of banks. उसके बाद बात आती है कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को. तो ऑडिटर बैंकिंग कंपनी में अपॉइंट होते हैं शेयर होल्डर के द्वारा. एजीएम में नेशनलाइज्ड बैंक्स में अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. लेकिन दोनों केस में अप्रूवल ऑफ आरबीआई तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन एसबीआई और एसबीआई की सब्सिडरी को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, और सब्सिडरी के ऑडिटर जो हैं वो एसबीआई खुद अपॉइंट करती है. रीजनल रूरल बैंक्स के ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं विद सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल. सो it is very clear that how the banks are being appointed. Remuneration में section 142 as it is लगती है. ऑडिट प्रोसीजर कैसे होती है बैंक में? सबसे पहले होता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट. SQC 1 ने हमको बताया था, पहले रिवीजन में ही हमने देखा था कि हमें कब एक्सेप्ट करना चाहिए और कब कंटिन्यू करना चाहिए. ऐसे 210 ने हमें बताया कि ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स बैंक के साथ डिसाइड होनी चाहिए. सेक्शन 139(1) के अनुसार डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस जो होती है वो हमको वहां करनी होती है. एंगेजमेंट टीम को हम ऐसे 300 के हिसाब से बाकायदा ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लानिंग देते हैं. कम्युनिकेशन विद प्रेडिसेसर ऑडिटर हमें करना जरूरी होता है, क्योंकि हम कर्ट अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो प्रीवियस ऑडिटर से भी कम्युनिकेट करते हैं. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बैंक और उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, जो हमें ऐसे 315 ने बताया. फिर हम देखते हैं बैंक की अकाउंटिंग प्रोसेस कैसी है, वो भी हमें 315 ने बताया. फिर हम देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कि मैनेजमेंट किस तरीके से और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, रिस्क को मॉनिटर कर रहे हैं, एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, और उनकी MIS रिलायबल है या रिलायबल नहीं है, whether their MIS is reliable or not. रिस्क असेसमेंट करता है ऑडिटर. सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है ROMMS. ROMMS में वो देखता है कि इनहेरेंट रिस्क बैंक की कितनी है, कंट्रोल रिस्क बैंक की कितनी है, FFR और MOA होने के चांसेस कितने हैं. उसके बाद वो स्पेसिफिक रिस्क भी देखता है कि अगर कंप्यूटराइज्ड ब्रांच है, नॉन कंप्यूटराइज्ड ब्रांच है, ऑटोमेटेड एक्टिविटीज के अनुसार अगर ब्रांच चल रही है तो उनकी रिस्क कितनी है. और उसके बाद ऑडिटर उसको एग्जीक्यूट करता है तो उसे एंगेजमेंट टीम से डिस्कशन करना होता है. अपनी जो असेस रिस्क है IR मल्टीप्लाइड बाय CR, उन्हें असेस रिस्क को रिस्पॉन्स करना होता है बाय वे ऑफ DR.
ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाता है, प्लानिंग बनाता है, ऑडिट मटेरियलिटी डिसाइड करता है, गोइंग कंसर्न को चेक करता है। भाई साहब सारे स्टैंडर्ड लग रहे हैं बैंक के ऊपर, कोई नई बात नहीं हो रही है। अरे किसी भी ऑडिट में ये सारी चीजें तो लगती ही हैं, तो वही लग रही हैं। एडवांसेस का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं भाई, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वेरिफिकेशन में हम देखते हैं भाई उनका एडवांस का एग्रीमेंट है या नहीं, सिक्योर्ड है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हुआ या नहीं, सिक्योर्ड है तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी प्रॉपर हुआ या नहीं, और जिसको लोन दिया गया उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उसके एडवांस का पर्पस क्या है। भाई उसको लोन तो दे दिया, लेकिन लोन देने के बाद उसने वो लोन वही यूज किया कि नहीं किया, उसका रिव्यू करना पड़ेगा। फिर हम ये देखेंगे कि भाई उसकी रिकवरी जो इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट आना था वो टाइम पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट आया या नहीं, इंटरेस्ट प्रॉपरली डेबिट हुआ या नहीं, प्रोसेसिंग फीस प्रॉपरली डेबिट हुई या नहीं, रिन्यूअल रेगुलेशन चार्जेस जो लिमिट्स के हैं वो प्रॉपर हुए या नहीं, उसके स्टॉक स्टेटमेंट टाइमली आए या नहीं, और ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द बोरोवर जो स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट करवाते हैं वो आई या नहीं। एडवांसेस चेक जब करते हैं तो इतनी चीजें तो एडवांसेस को देखने के लिए चाहिए। मैं भी आईरेक्ट नॉर्म्स पे नहीं आया हूं, मैं इनकम रिकॉग्निशन असेट क्लासिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो मान लो अगर क्वेश्चन आ गया कि एडवांसेस का वेरिफिकेशन कैसे करोगे, हाउ विल यू डू वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो उसका एग्रीमेंट देखेंगे कि भाई इसको लोन दिया तो लोन एग्रीमेंट बताओ। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि हाइपोथिकेशन डीड है कि प्लेज डीड है कि क्या है। फिर हम सिक्योरिटी का वैल्यूएशन रिपोर्ट देखेंगे। फिर हम उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे। फिर हम देखेंगे एडवांस किस लिए दिया गया। फिर हम देखेंगे कि वो एडवांस जिसके लिए दिया गया वो उसी काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बैंक ने चेक किया है या नहीं। फिर हम रिकवरी के रिकॉर्ड्स देखेंगे कि प्रॉपर रिकवरी हो रही है या नहीं, इंटरेस्ट प्रॉपरली डेबिट हुआ या नहीं, प्रोसेसिंग चार्ज प्रॉपरली डेबिट हुए या नहीं, रिन्यूअल और रेगुलेशन और रिवर्स। आपको मैंने बताया था सीसी लिमिट रेगुलराइज करनी पड़ती है, कई बार एडहॉक लिमिट सैंक्शन हो जाती है, वो एडहॉक लिमिट रिवाइज करनी पड़ती है, तो वो हुई है या नहीं। स्टॉक स्टेटमेंट आपको बताया था प्रॉपरली आना चाहिए, वो आए या नहीं। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द बोरोवर प्रॉपरली गई या नहीं। दैट ऑल वी हैव टू डू विद द वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। इसके बाद हम आते थे आईरेक्ट नॉर्म्स पे। हमने कहा था कि एडवांसेस को कैसे बांटा जाता है, तो सेक्टर वाइज तो बांटा जाता है, प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी में, सिक्योरिटी वाइज बांटा जाता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में, और प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से बांटा जाता है स्टैंडर्ड और एनपीएस में। फिर हमने प्रूडेंशियल नॉर्म्स पढ़े थे, स्टैंडर्ड एसेट क्या होती हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं। स्टैंडर्ड एसेट मींस वो एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसे कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए पहले देखना पड़ेगा कि एडवांस कौन सा है। अगर नॉन एग्रीकल्चरल एडवांसेस हैं तो उसमें आते हैं टर्म लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन। अगर इनकी इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट 90th डे तक पे नहीं हुई तो 91st डे ये एनपीए कहलाएंगे। 91st डे दे विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। और सीसीओडी के अंदर अगर हम देखने जाएं तो अगर सीसीओडी लगातार 90 दिन तक आउट ऑफ ऑर्डर है तो हम कहेंगे बॉस ये अकाउंट अब क्या हो गया है, एनपीए। आउट ऑफ ऑर्डर किसे कहते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूअसली मोर देन सैंक्शनड लिमिट या ड्राइंग पावर के ऊपर रहे, 90 दिनों तक आपके अकाउंट में बैलेंस सैंक्शनड लिमिट या ड्राइंग पावर से नीचे ही नहीं आया, तो हम कहते हैं भाई साहब आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है। या पिछले 90 दिनों में आपके अकाउंट में जो क्रेडिट हुई वो इतनी भी सफिशिएंट नहीं कि उस पीरियड में जो बैंक का इंटरेस्ट डेबिटेड है उसको सर्व कर पाए, तो हम कहते हैं भाई साहब आपका सीसीओडी तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। और जब सीसीओडी आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं तो उसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। एग्रीकल्चरल एडवांसेस के अंदर दो तरीके के एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, एक होती है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, एक होती है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर हम जिस दिन ड्यू डेट होती है उससे एक क्रॉप सीजन या एक साल मैक्सिमम, उससे ऊपर अगर हो गया तो एनपीए मान लेंगे। वन क्रॉप सीजन
after the amount became due, after that one crop season or 1 year, whichever is less long duration crop में, और short duration crop में two crop seasons और 1 year, whichever is less, उसमें अगर 2 क्रॉप सीजन्स के अंदर नहीं आया इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट रिमेंड ओवर 2 क्रॉप सीजन्स, सो फिर हम कहेंगे बॉस ये अकाउंट एनपीए हो गया है। स्पेशल पॉइंट्स एनपीए के हमने याद रखे थे कि भाई अगर सडन इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गई है या फ्रॉड पाया गया है तो फिर उसको ऐसे 90 दिनों तक और फिर स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल और लॉस नहीं करना है, सीधे उसको लॉस असेट बताना है। एक क्रेडिट फैसिलिटी अगर एनपीए हो जाए तो सारी क्रेडिट फैसिलिटी को एनपीए कर दिया जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी रिकवरी क्या है। कंसोर्टियम बैंक अपने अपने एनपीए अपने अपने हिसाब से देखेगी। सीसीओडी 3 महीने से ज्यादा की आउटस्टैंडिंग है विदाउट लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट, उसे इरेगुलर माना जाएगा। अगर ये इरेगुलरिटी 90 डेज चलती है तो 91st डे एडवांस को एनपीए मान लिया जाएगा। मतलब आज अगर एक सीसीओडी है, हमने कहा आज की सीसीओडी किस स्टॉक स्टेटमेंट पे सैंक्शनड है, बोलते हैं 3 महीने से पुराना स्टॉक स्टेटमेंट है, तो सर ये डिफिशियंसी यहां से चालू होगी। आज अगर कोई लिमिट सैंक्शनड है वो 3 महीने पुराने स्टॉक स्टेटमेंट पे सैंक्शनड है तो इरेगुलरिटी चालू हो गई, और ये इरेगुलरिटी 90 डेज तक चलती रहेगी तो कहा जाएगा भाई साहब एनपीए हो गया, भले ही रिकवरी हो रही है उससे मतलब नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी को एडहॉक लिमिट सैंक्शन कर दी है या किसी की लिमिट का रिन्यूअल पेंडिंग है और मोर देन 180 डेज निकल गए ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल या ड्यू डेट ऑफ एडहॉक लिमिट को, तो बॉस ड्यू डेट और एडहॉक लिमिट को कितना टाइम निकल गया है, 180 डेज निकल गए हैं, तो वो अकाउंट को ट्रीट किया जाएगा कि वो क्या हो गया है, एनपीए। अगली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दी है एडवांस की तो उन्हें एनपीए तभी ट्रीट किया जाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट रेप्यूडिएट कर देगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस को नॉर्मल एडवांसेस की तरह ट्रीट करके उसी समय क्या कर दिया जाएगा, एनपीए, जब 90 दिन गुजरेंगे। अगर एडवांसेस, ट्रेड टर्म डिपॉजिट, एनएससी, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र एलआईसी के अगेंस्ट में है तो ऐसे एडवांसेस को तब तक एनपीए नहीं ट्रीट किया जाएगा जब तक उनका मार्जिन अवेलेबल है। हमने आपको बताया था 1 लाख रुपए एनएससी रखोगे तो 75,000 का लोन मिलेगा, तो 25,000 का जो मार्जिन है उस तक तो इंटरेस्ट अनरिकवर्ड को भी रिकवर्ड बताया जाएगा और नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं माना जाएगा। वंस दैट मार्जिन इज ओवर, वहां से उसे एनपीए मान लेंगे। एनपीए एडवांसेस को 4 भागों में बांटा जाता है प्रोविजनिंग के लिए। एक होते हैं स्टैंडर्ड, दूसरे होते हैं सब स्टैंडर्ड, तीसरे होते हैं डाउटफुल, चौथे होते हैं लॉस। स्टैंडर्ड एडवांस वो एडवांस है जो एनपीए नहीं हुआ। सब स्टैंडर्ड एडवांस वो एडवांस है जो लेस देन 12 मंथ से एनपीए हैं। डाउटफुल डेट्स वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जो मोर देन 12 मंथ्स की हो गई। और लॉस असेट वो असेट हैं जिन्हें बैंक की अथॉरिटी ने, ऑडिटर ने या बैंक के मैनेजर्स ने, ऑफिसर्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये लॉस हो गए। 1 मिनट, स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर 0.25% के डायरेक्ट एडवांसेस पर प्रोविजन बनता है। वैसे आपको मालूम है 0.40% बनता है ना, लेकिन 0.40% के अलावा कुछ परसेंटेज दिए थे कि ये आपके कोर्स में वैसे नहीं है तो आप उनको मत लो। ये 0.25, 1, 0.75, 2%, डोंट गो विद दैट, सीधे जाओ स्टैंडर्ड पर 0.40% का बनता है। सब स्टैंडर्ड एनपीए लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, अगर जनरल प्रोविजन है तो 15% का बनेगा और अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो 10% का एडिशनल बनेगा, एंड दैट वुड बी
25%। डाउटफुल एडवांसेस में ये देखना पड़ेगा कि पहले देखो कि डाउटफुल एडवांस का अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। जितना अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसका तो 100% का ही प्रोविजन बनेगा, और जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसके अंदर हम देखेंगे कि अप टू 1 ईयर है तो 25%, 1 to 3 ईयर है तो 40%, एंड मोर देन 3 ईयर है तो 100%। यानी मोर देन 12 मंथ्स, हेलो, मोर देन 12 मंथ्स सिक्योर्ड पोर्शन जो है उस पर प्रोविजन बनेगा कि फर्स्ट ईयर ऑफ D1 कैटेगरी, फर्स्ट ईयर ऑफ डाउटफुल है 25% का इरोजन कर दो, 1 से 3 ईयर ऑफ डाउटफुल है 40% का इरोजन कर दो, मोर देन 3 ईयर का डाउटफुल है 100% इरोड कर दो। लॉस असेट के लिए तो पूरे 100% का ही प्रोविजन बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। Primary security refers to security offered by the borrower for bank finance or one against which credit has been extended by the bank. This security is a principal security in advance. बताया था, मतलब मैंने अगर आपसे हाउसिंग लोन लिया है तो मेरा हाउस जो बन रहा है वो प्राइमरी सिक्योरिटी है, और मेरे पिताजी ने जो गारंटी दी है वो कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाएगी। एडिशनल सिक्योरिटी विच कैन बी इन एनी फॉर्म, आइदर टेंजिबल, यानी मेरे पिताजी ने अपना घर और गिरवी रख दिया, या मेरे पिताजी ने इनटेंजिबल एक गारंटी दे दी। फिर मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी क्रिएट करने के इतने तरीके होते हैं। मॉर्गेज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की टाइटल डीड्स को रख दिया जाता है बैंक के पास, हालांकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं, उसे हम मॉर्गेज कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम गुड्स के रूप, मूवेबल प्रॉपर्टी को, ज्वेलरी को गोल्ड लोन के लिए हम प्लेज पर रखते हैं, उसे हम यूज नहीं कर सकते। व्हीकल, कंप्यूटर, इन सब पर सिक्योर्ड लोन के रूप में हम हाइपोथिकेशन करते हैं जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती। इन एसेट्स की ऑनरशिप हमारे पास नहीं आती, वो बैंक की ऑनरशिप में होते हैं। फिर होता है असाइनमेंट, हमारे डेट्स को हम असाइन कर देते हैं बैंक के पास, बुक डेट्स की सिक्योरिटी पे लोन ले लेते हैं। अगर हमने लोन नहीं चुकाए तो हमारे डेटर्स से पैसा उगाने के पूरे राइट्स किसके पास हो जाते हैं? बैंक के पास। बैंक ने अगर लोन लिया हुआ है और हमारी टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट में बैंक ने लोन दे दिया, हमने बैंक से लोन लिया, अपनी टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन लिया, हमने लोन नहीं चुकाया, तो बैंक हमारी एफडी को साफ कर देगी, उसे सेट ऑफ कहते हैं। याद आया? हेलो? एंड व्हाट अबाउट लियन? लीन क्या होता है? मैंने आपको स्टॉक्स के अगेंस्ट में लोन दिया है, आपने लोन नहीं दिया, मैं आपके स्टॉक पे कब्जा जमा लूंगा, मैं लीन रख लूंगा। दैट इज कॉल्ड लीन, possessing the goods with us for the want of money। तो मेरे दोस्त, मैक्सिमम इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब इतनी मेन बातें हैं जो बैंक ऑडिट के अंदर आपको याद रखनी। दीज आर द मेन पॉइंट्स विच यू नीड टू हैव रिवीजन विथ मी। इनका रिवीजन यूं तो आपको आपके मॉड्यूल में सभी पढ़ना है, इसके अलावा जो भी है वो गुड मॉर्निंग में मैंने आपको लिखवाया है, बाकी आपके कॉपी में पूरा है, तो जितना बचा है वो आपको अपनी कॉपी में मॉर्निंग में पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट रिवीजन रिलेटिंग टू बैंक ऑडिट। अब आते हैं बैंक ऑडिट के बाद ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर। लेट्स मूव टू ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट पर अब हम आते हैं कि हाउ डू वी डू ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये रिवीजन हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही रिवीजन कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम रिवीजन के अंदर शामिल कर रहे हैं। बाकी तो हमने सारे रिवीजनों का बाप कर लिया, 12 घंटे रिवीजन किया है। अब ये तो सिंपल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमें खत्म करना है। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहली बात आती है, सेक्शन 17 कहती है कि रजिस्ट्रार शेल audit or cause the audited by some person
authorized by him in general or special order in writing in behalf of the accounts of every registered society once at least every year. हर साल कम से कम सोसाइटी का हर साल एक बार रजिस्टर्ड सोसाइटी को अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना जरूरी है. ऑडिट अंडर सबसेक्शन 1, इसमें एग्जामिनेशन होगा ओवरड्यू डेट्स का, वैल्यूएशन होगा असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी का. रजिस्ट्रार या कलेक्टर या जो भी अथॉराइज पर्सन होगा वो अपॉइंट करेगा ऑडिटर को. ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो भी सकता है और ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी हो सकता. ही मे बी एम्प्लॉय ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑल्सो. या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या एक ऐसा पर्सन होगा जिसने गवर्नमेंट डिप्लोमा किया है कोऑपरेटिव अकाउंट्स में, या एक पर्सन जो ऑडिटर की तरह अपॉइंट होगा बाय कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट. ओके. Appointment of auditor as an auditor of a cooperative society is appointed by registrar of cooperative society and जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो रिपोर्ट देगा रजिस्ट्रार को और फीस भी पे की जाएगी वो विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार. सो अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय रजिस्ट्रार, रेम्यूनरेशन विल बी फिक्स्ड बाय रजिस्ट्रार. क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है. कुछ सोसाइटीज के बायलॉज लिखते हैं या रजिस्ट्रार को लगता है कि नहीं ये बड़ी सोसाइटीज हैं, इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करना चाहिए, दे कैन अपॉइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट. कुछ ऐसी सोसाइटी है जिनमें वो चाहते हैं कि नहीं छोटी सोसाइटी, इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, हमने कई लोगों को गवर्नमेंट डिप्लोमा दे रखा है गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव अकाउंटेंसी में, उनसे ऑडिट करवा देते हैं. या फिर उनके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर्स होते हैं जो उनका ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वो भी ऑडिट कर सकते हैं. स्पेशल कंसिडरेशन सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमको रखना पड़ती है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या रखना पड़ती हैं? आपने कंपनी लॉ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ी हुई थी. ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड, ऑल सम्स ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स, ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, वही जो सेक्शन 128 में दी गई है यहां भी दी गई है. लेकिन अगर नेचर ऑफ सोसाइटी फर्टिलाइजर का है या किसान क्रेडिट सोसाइटी है या कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो डेली कैश सेल समरी रजिस्टर रख सकते हो, कलेक्शन रजिस्टर रख सकते हो, रिकवरी रजिस्टर रख सकते हो, लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर रख सकते हो, सब्सिडरी लेजर्स रख सकते हो. यू कैन हैव एन नंबर ऑफ लेजर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज यू विश डिपेंडिंग ऑन योर नेचर ऑफ द एंटिटी. हाँ, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग जो रख सकता है एक बंदा वो है 20%, दैट इज कॉल्ड 1/5, है ना. एंड किसी भी बंदे का क्लेम या शेयर की वैल्यू 1000 रुपए से ज्यादा की नहीं हो सकती, यानी 20% ऑफ शेयर कैपिटल up to a maximum amount of 1000 rupees you can keep as shareholder. आप शेयर होल्डर की तरह रख सकते हो. रजिस्टर्ड सोसाइटी सिवाय अपने मेंबर के किसी और को लोन नहीं दे सकती. हाँ, अगर रजिस्ट्रार परमिशन दे दे तो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन दे सकती है. स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो बाद में कोई और रिस्ट्रिक्शन रखना है तो वो रिस्ट्रिक्शन वो रख सकती है. रजिस्टर्ड सोसाइटी किसी भी बंदे से लोन ले सकती है चाहे वो मेंबर हैं या नहीं, लेकिन बायलॉज ऑफ द सोसाइटी इसकी इजाजत देना चाहिए. ऑडिटर को बायलॉज पढ़ के पहले ये पता लगाना चाहिए कि किन से लोन लिया जा सकता है, फिर ऑडिटर देखेगा कि उनसे लोन लिए या नहीं. एक सोसाइटी फंड कहां कहां इन्वेस्ट कर सकती है? एक सोसाइटी फंड इन्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सेक्शन 20 की सिक्योरिटी में, या फिर शेयर सिक्योरिटी और बॉन्ड्स और डिबेंचर ऑफ अनदर सोसाइटी जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली सोसाइटी में मत रख देना बाबू. देन इन एनी कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, या ऐसी जगह जो अप्रूव कर दी जाए रजिस्ट्रार के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव कर दी जाए, आप बस वहीं पर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो. यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती. देन कम्स जो प्रॉफिट कमाएंगे हम
कैसे बांट सकते हैं? सर, आप अगर डिविडेंड देना चाहते हो या बोनस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो या नहीं। नो पार्ट ऑफ द फंड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शेल बी डिवाइडेड बाय वे ऑफ बोनस और डिविडेंड, जब तक कि 25% प्रॉफिट का आपने ट्रांसफर नहीं कर दिया हो रिजर्व्स में। 25% ऑफ प्रॉफिट आप पहले ट्रांसफर करो रिजर्व्स में, उसके बाद ही आपको डिविडेंड बांटने या बोनस देने का अधिकार है। आप चाहें तो चैरिटेबल पर्पस में दान कर सकते हैं, लेकिन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, आपके रिजर्व फंड को जो कंपल्सरी ट्रांसफर आपके बायलॉज बोलते हो उतना करिए, लेकिन उसके ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका मैक्सिमम 10% आप चैरिटी में दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर मैं एज अ सोसाइटी इन फंड्स को आउटसाइड बिजनेस में ले जाना चाहूं तो कैसे ले जाऊं? तो सर, आप अपनी वर्किंग कैपिटल में उसको यूज कर लो, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से या इस एक्ट के हिसाब से जहां आपको इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत है वहां इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आप फॉर द मेंबर, बाय द मेंबर, ऑफ द मेंबर के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अनुसार जहां इन्वेस्ट करना चाहो आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी एजुकेशन फंड को कंट्रीब्यूट कर सकती है? यस, सम ऑफ द स्टेट एक्ट प्रोवाइड करता है कि हर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए एनुअली टुवर्ड्स द एजुकेशनल फंड, या स्टेट फेडरल सोसाइटी को। हर सोसाइटी को नहीं करना पड़ता, जिसके स्टेट एक्ट में लिखा हो उससे करना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड is a charge on profit and not appropriation of profit, ये true and false में आ सकता है। एजुकेशन फंड में जब आप ट्रांसफर करते हो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना होकर चार्ज ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्पेशल फीचर क्या है? ओवरड्यू डेट्स का एग्जामिनेशन करना हमारा स्पेशल फीचर है। ओवरड्यू डेट्स को दो भागों में बांटा जाता है, 6 महीने से 5 साल और 5 साल से ज्यादा। क्लासिफिकेशन करने के बाद ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि ये 6 महीने से 5 साल तक के हैं, ये 5 साल से ज्यादा के हैं। फर्दर एनालिसिस ऑफ दीज ओवरड्यू डेट्स उस व्यू पॉइंट से करना पड़ता है कि इनकी रिकवरी के चांसेस क्या हैं, और अगर ऑडिटर को लगता है कि प्रॉपर रिकवरी के चांसेस नहीं है तो उसे प्रोविजन बना देना चाहिए। कई बार ओवरड्यू इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट, ओवरड्यू इंटरेस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड ड्यू while calculating the profit। जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया है और आउटस्टैंडिंग है उसे हटा दो। तो बैंक में भी तो यही कर रहे थे, बैंक में हम एनपीए के ऊपर इंटरेस्ट का प्रोविजन ही नहीं कर रहे थे, यहाँ भी वही कर रहे हैं, यहाँ भी ओवरड्यू इंटरेस्ट को अपनी प्रॉफिट में शामिल नहीं कर रहे हैं। ओवरड्यू इंटरेस्ट को हम सस्पेंस अकाउंट में डालकर रख देते हैं, मतलब इंटरेस्ट डेबिट तो करते हैं सामने वाले का, लेकिन अगली एंट्री कर देते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस में, यानी पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। और फिर इंटरेस्ट सस्पेंस का जितना अकाउंट होता है वो जब बैलेंस शीट बनती है तो हम डेटर के अकाउंट में से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बता के नेट एसेट करते हैं। आपकी कॉपी में देखना, मैंने करवाया था नेट करके कैसे हम करते हैं। ओवरड्यू इंटरेस्ट के बाद सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स। कुछ ऐसी स्टेट हैं जिनमें ऑडिटर से रिक्वायर किया जाता है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने बैड डेट्स राइट ऑफ कर रही है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर रही है तो जब तक वो बैड डेट्स सर्टिफाई नहीं होंगे ऑडिटर से एज राइट ऑफ, तब तक आप उन्हें राइट ऑफ नहीं कर सकते। और बैड डेट जो इररिकवरेबल लॉसेस हैं, राइट ऑफ करने से पहले सर्टिफाई होना चाहिए ऑडिटर के द्वारा। जहां पर ये रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि राइट ऑफ क्या करना है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी बिल्कुल सेम तरीके से होता है जैसा बाकी जगह होता है। नाउ 3 एडिशनल कंसिडरेशन थे। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का अडर होना जरूरी है, बाय द मेंबर, फॉर द मेंबर, ऑफ द मेंबर। प्रोविजन और एक्ट को फॉलो करना जरूरी है और मेंबर के रजिस्टर को एग्जामिन करना होता है उनकी पासबुक के हिसाब से। ये 3 एडिशनल काम होते हैं जो एक सोसाइटी को करने होते हैं।
अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को कोई सीरियस इरेगुलरिटीज दिखती है वर्किंग ऑफ सोसाइटी में, वो रिपोर्ट कर सकता है स्पेशल मैटर को रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार का स्पेसिफिक अटेंशन ड्रॉ कर सकता है कि मुझे यहां पर कुछ गलतियां लग रही हैं। अगर ऐसा लगता है कि पर्सनल प्रॉफिटियरिंग हो रही है, अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई फ्रॉड मिला है, अगर आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अगर आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में डिस्प्रपोर्शनेट एडवांसेस वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप को जाते हुए दिखते हैं, तो आप स्पेशल अटेंशन रजिस्ट्रार को करके उन्हें रिपोर्ट दे सकते हैं। ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी तो सर बहुत सिंपल है। जजमेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी के बाद ऑडिटर सोसाइटी को एक क्लास अवार्ड करता है। ये जजमेंट ऑडिटर डिसाइड करता है उस क्राइटेरिया पे जो रजिस्ट्रार देता है। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, आई डोंट थिंक सो कि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ जब भी ऑडिट रिपोर्ट बनती है, पहले उस ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट को मैनेजमेंट के साथ, मैनेजिंग कमेटी के साथ डिस्कशन किया जाता है, फिर उस ऑडिट रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जाता है मैनेजिंग कमेटी के साथ बैठकर, और फिर रिपोर्ट दी जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिना मैनेजिंग कमेटी को दिखाए हमने कोई ऑडिट रिपोर्ट दे दी। इसके बाद मैंने आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ पॉइंट्स बताए थे जो आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं। आप उन्हें थोड़ा सा ध्यान देकर मॉर्निंग में रिवाइज करना। वैसे भी वो गुड मॉर्निंग क्वेश्चन के रूप में ही दिए हैं, तो जो गुड मॉर्निंग क्वेश्चन के रूप में दिए हैं उन्हें गुड मॉर्निंग क्वेश्चन की तरह आपको लेना है। ये था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट। इसके बाद एक और ऑडिट आता था एंड दैट इज ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। मैंने आपको गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर पढ़ाया था। गवर्नमेंट ऑडिट अपने आप में कौन करता है? सर, गवर्नमेंट के अंदर ऑडिटर को ऑडिट करने के पावर्स जो हैं वो दिए गए हैं किसको? दे हैव बीन गिवन टू रजिस्ट्रार, दे हैव बीन गिवन टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति। इनका ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। इनका ओहदा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, इनका वेतनमान भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। इन्हें हटाने के लिए इनकी इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें अगर आपको हटाना है तो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से जब तक आप इन्हें नहीं हटाएंगे रेजोल्यूशन पास करके, तब तक आप इन्हें हटा नहीं सकते। इन्हें प्रेसिडेंट ने स्पेशल पावर्स भी दिए हुए हैं, और वो स्पेशल पावर्स इनको जो मिले हैं वो मिले हैं स्पेशल पावर एक्ट से, और वो पावर्स इनको मिले हैं इनके एक्ट से, और वो एक्ट के बारे में ही हम अभी बात कर रहे हैं। दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स पावर्स के लिए 1971 में एक एक्ट पास किया गया, और उस एक्ट के अंदर इन्हें इनके पावर दिए गए। दैट इज ऑडिटर जनरल्स ड्यूटी पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। सो वेरी सिंपल, व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट? Government audit is nothing but objective, systematic, professional and independent examination of financial, administrative and other operation of a public entity made subsequently to their execution। इसलिए ताकि हम evaluate कर सकें, ताकि हम verify कर सकें कि जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है वो प्रेजेंट, और उसके ऊपर हम एक रिपोर्ट दें एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स के साथ और फाइंडिंग्स के साथ कि भाई ये जो काम किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ये सही हुआ है या नहीं हुआ है। हमारा ओपिनियन जाएगा कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सही है या नहीं। C&AG के बारे में मैंने आपको सब बता दिया, और सर्विस एक्ट 1971 उनको पावर देता है। अगर एडिशनल पावर चाहिए होते हैं तो एडिशनल पावर भी C&AG देते हैं।
आर्टिकल 149 ये स्टेट करता है कि C&AG वो ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे जो उन्हें यूनियन और स्टेट्स के एक्ट देंगे। कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की ड्यूटी ये होती है। आर्टिकल 150 बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करता है कि अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म जो C&AG प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 151 उनको ये पावर देता है कि C&AG अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट सबमिट करेंगे, मतलब ईयर में एक बार ऑडिट करवाने के बाद ऑडिट रिपोर्ट पेश करेंगे। वो अगर स्टेट डिपार्टमेंट है तो गवर्नर ऑफ द स्टेट को, और यूनियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रिपोर्ट जाएगी। C&AG की ड्यूटी क्या है? सर, C&AG की ड्यूटी है कि सबसे पहले तो वो स्टेट और यूनियन के जितने अकाउंट्स हैं उनको कंपाइल करें और उनको सबमिट करें। इसके बाद C&AG की जो ड्यूटी होती है वो होती है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट। तो कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट मतलब क्या? कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अकाउंट्स को कंपाइल करेंगे, यूनियन के हों, स्टेट के हों, यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, और उन्हें सबमिट करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को या गवर्नर ऑफ स्टेट को या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी को, और उसके बाद गवर्नमेंट कंसर्न को वो सारे अकाउंट्स जाएंगे। जनरल प्रिंसिपल और रिलेटिंग टू ऑडिट अगर हम बात करें तो ये ड्यूटी होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की कि वो ऑडिट करें सारे एक्सपेंडिचर का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हुए हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से हुए हैं, और ये असरटेन करें कि जो मनी निकाल कर खर्च की गई है, डिस्बर्स की गई है, वो क्या लीगली अवेलेबल थी और उन्हीं पर्पस में खर्च की गई है जिन पर्पस के लिए वो बनाए गए थे, और जिन्होंने उन्हें खर्च किया है उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं या नहीं। और उसके बाद रिपोर्ट करना उन सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में जो यूनियन टेरिटरी के हैं, जो कॉन्टिजेंसी यूनियन के हैं या स्टेट के हैं या यूनियन टेरिटरी के हैं, जो कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से किए गए थे, और रिपोर्ट उनकी भी देना जो मैन्युफैक्चरिंग और अदर कमर्शियल एंटिटीज हैं किसकी? गवर्नमेंट की, उनके बारे में भी रिपोर्ट देना। इसके बाद दूसरी ड्यूटी आती है कि चाहे कोई ग्रांट हो, चाहे कोई लोन हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या किसी एंटिटी को दिया है, और वो एंटिटी अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है, तो अगर वो 25 लाख रुपए के बराबर का ऐसा कोई ग्रांट या लोन दी गई है, क्या सब्सटेंशियली फाइनेंस की बात में बताई थी आपको कि 25 लाख रुपए का लोन हो या 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो उस एंटिटी ने किया है वो अगर गवर्नमेंट से दिया जाता है तो हम कहते हैं ये एंटिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड एंटिटी है। और अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड एंटिटी है तो ऐसी ग्रांट और लोन को उसी पर्पस के लिए खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये देखना ऑडिटर का काम होता है। इसके बाद जो भी ग्रांट दी जा रही है, दूसरी ग्रांट और लोन्स दिए जा रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस के, C&AG को स्क्रूटिनी करना पड़ती है कि जिस प्रोसीजर से ग्रांट दी जानी चाहिए थी उस प्रोसीजर से ग्रांट सैंक्शन हो गई, और उसके बाद जो ग्रांट दी गई है वो प्रॉपर यूज हुई या नहीं हुई। उसके बाद यूनियन और स्टेट के बहुत सारे जो है टैक्सेस की रिसीट्स होती हैं, उनके रेवेन्यूज होते हैं, तो उनकी रिसीट सही आई या नहीं आई ये देखने का काम भी ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट का होता है। इसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके स्टोर्स होते हैं, इनके स्टॉक्स होते हैं, तो इनके स्टोर्स और स्टॉक्स को देखने का काम भी C&AG का होता है। और उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट, ये तो हमने कंपनी ऑडिट में ही रिवाइज कर लिया कि गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशंस का ऑडिट करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। तो C&AG को करना क्या क्या होता है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ C&AG? compile and submit accounts of union and state, general provision relating to audit of those entities who have been substantially financed by the government, then audit of receipt and expenditure of the state, central government, state government, then audit of grant and loan which is given to other entities, then audit of receipt of union and states, then
audit of accounts of shares and stores and inventory, and then audit of government companies and corporations. इसके बाद हम आए थे कि भाई C&AG के पावर क्या है। तो भाई हमारे नॉर्मल ऑडिटर के जो पावर है वही पावर इनके पास है, लेकिन कुछ एडिशनल पावर है। ये किसी भी ऑफिस में जाकर ऑडिट कर सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, यूनियन टेरिटरी का हो। ये कहीं भी अकाउंट्स को मंगा कर देख सकते हैं और ये किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे यूनियन टेरिटरी का एम्प्लॉय हो। ही कैन आस्क क्वेश्चन टू एनीवन। इसके बाद हम आए थे एक्सपेंडिचर ऑडिट पर। एक्सपेंडिचर ऑडिट के अंदर हमने 5 तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऑडिट को देखा था। पहला देखा था ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर, दूसरा देखा था ऑडिट ऑफ सैंक्शन, तीसरा देखा था ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड, चौथा देखा था ऑडिट ऑफ प्रोपराइटी ऑडिट, पांचवा देखा था परफॉर्मेंस ऑडिट। सबसे पहले हम आए थे ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। मैंने आपको कहा था चाहे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, इसमें से पैसा कब खर्च होगा, कितना खर्च होगा, इसके रूल्स बने हुए हैं। तो अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वो रूल्स एंड ऑर्डर्स के हिसाब से हुआ है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये भी हमको देखना पड़ेगा कि हर, चाहे कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, इसमें से पैसा निकलेगा तो सैंक्शन होने के बाद ही निकलेगा। जो बंदा सैंक्शन कर रहा है क्या उसके पास सैंक्शनिंग पावर है? या तो सैंक्शन जनरल होती है या तो सैंक्शन स्पेशल होती है। जनरल सैंक्शन मतलब 10,000 रुपए तक का खर्चा बड़े बाबू कर सकते हैं, 1 लाख रुपए तक का खर्चा साहब कर सकते हैं, और 1 लाख रुपए से ऊपर के लिए सचिव से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो भाई फिर वो स्पेशल परमिशन है, तो वो स्पेशल परमिशन ली गई या नहीं ली गई वो देखा जाता है। इसके बाद बजट के अंदर मैंने आपको बताया था कि बजट में प्रोविजन भी होना चाहिए। अगर शिक्षा का बजट है तो शिक्षा के लिए, चिकित्सा का बजट है तो चिकित्सा के लिए। आप किसी मद को किसी मद में खर्च नहीं कर सकते, इसलिए प्रोविजन अगेंस्ट द फंड होना जरूरी है। जो भी खर्चा हो रहा है उसका, अगर प्रोविजन ऑफ फंड नहीं हुआ है then there will be a problem। फिर मैंने कहा था प्रोपराइटी ऑडिट। गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस पैसे को ऐसे खर्च करना चाहिए जिस प्रूडेंस से वो अपना पैसा खर्च करता है। विजडम, फेथफुलनेस और इकोनॉमी, इन तीनों का यूज करते हुए उसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करना चाहिए। प्रोपराइटी के प्रिंसिपल कहते हैं कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना ओकेजन डिमांड कर रहा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सपेंडिचर किसी व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। आप संप्रदाय विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए खर्चा कर सकते हो अगर वो कोर्ट ने सैंक्शन किया हो। और सैंक्शन करते समय ये देखना जरूरी है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं हो रहा। ये कहलाता है प्रोपराइटी ऑडिट। और एक आता है फुल स्कोप ऑडिट, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। वो फुल स्कोप ऑडिट क्या होता है? तो मैंने कहा था 3 ई, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये परफॉर्मेंस ऑडिट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर लगता है। ये ऑडिट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर लगता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं तो इकोनॉमिकली हो रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं तो इफिशिएंटली हो रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं तो इफेक्टिवली हो रहे हैं। इकोनॉमिकली करने गए तो इफेक्टिवनेस कम तो नहीं हो गई, इफेक्टिवनेस बढ़ाने गए तो इकोनॉमी की बैंड तो नहीं बच गई। देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्राइक ऑफ बिटवीन इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। ये ऑडिटर को देखना जरूरी होता है, उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। तो उसके बाद तो यही था, तीनों के बाद परफॉर्मेंस ऑडिट। एंड इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है गवर्नमेंट ऑडिट। मैंने आपको कहा है गवर्नमेंट ऑडिट, बैंक ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन चारों को अपने को कब देखना है? परसों सुबह। अभी आपने फ्री रिवीजन, मतलब एक छोटा सा क्विक रिवीजन आपने यहां पर ले लिया। अब आपको क्या करना है ये मैं बता दूं। अभी आप क्या करेंगे? बेस्ट काम है, अभी इनको देख लिया,
तो अब आप कंपनी ऑडिट लेके बैठ जाओ। अभी 3 दिन पहले आपने कंपनी ऑडिट पढ़ा था, मैंने माना, लेकिन आप कंपनी ऑडिट लेके बैठ जाओ। लेकिन अब लेकर बैठना सेक्शन 143 से, है ना, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। चलो रिमूवल ऑफ ऑडिटर से आगे पढ़ना चालू करना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को आखिरी में पढ़ना। रिमूवल ऑफ ऑडिटर से कारो तक कंप्लीट कर दो, फ्रॉम रिमूवल ऑफ ऑडिटर टिल कारो कंप्लीट कर दो। उसके बाद आओ किस पर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और आज रात 12 बजे के पहले कंपनी ऑडिट को साफ करके खत्म कर। कल सुबह से सारे चैप्टर रिवाइज करना शुरू करो, है ना। उल्टे उल्टे मतलब पहले चैप्टर 3 करना। देखो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आप, पहले करना चैप्टर 1, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, फिर चैप्टर 7, फिर चैप्टर 8। पहली फुर्सत में इनको निपटाना, 1, 3, 4, 7, 8। उसके बाद आप आना किस पर, 1, 3, 4, 7, 8 को निपटाने के बाद आप आना चैप्टर 2, नहीं 1, 3 नहीं, सॉरी 1, 4, 5, 7, 8 बोला मैंने। पहले 1, 4, 5, 7, 8। 2, 1, सॉरी 1, 3 अपन ने जैसे पढ़े 1, 3, 5, 7, 8 ये पहले कंप्लीट कर लेना, यानी कल दोपहर 3 बजे तक आपके ये सारे चैप्टर हो जाना चाहिए। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 8वां। 3 बजे के बाद लेना पहले चैप्टर नंबर 10, वो कंपनी ऑडिट वाला कौन सा है, 11 है शायद। व्हाट इज कंपनी ऑडिट चैप्टर, कंपनी ऑडिट लिख देता हूं मैं, चैप्टर क्यों लिख, कंपनी ऑडिट कर लेना। कंपनी ऑडिट तो हो गया था, अब तो आज ही हो गया, बट जस्ट ये 3 बजे तक कर लो। इसके बाद आप कर लो चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6। इतना करते करते आपको शाम के 8 बज जाएंगे। 8 बजे तक आप ये तीनों चैप्टर निपटा लें। उसके बाद फिर जाना बाकी के चैप्टर्स करने के लिए, और गुड मॉर्निंग टॉपिक्स जो आपके हैं वो तो आपको गुड मॉर्निंग में करने ही है। इसके बाद आप चैप्टर ले लेना 9, फिर ले लेना 10 तो हो ही गया, 11, 12 और 13। तो यू हैव टू गो विथ ऑल दीज चैप्टर। 1 मिनट, वो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर भी यहीं कंप्लीट कर लेना। इतना आप कंप्लीट करके रखो, उसके बाद इनको देखो, काम खत्म। चैप्टर 10 तो अभी करके सो जाओगे, कंपनी ऑडिट, उसके बाद बाकी। वैसे आपके कंफर्ट पे है, जो चैप्टर आपको जैसे करने हो आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आप बेटर जानते हो कि आपका कौन सा चैप्टर कमजोर है और कौन सा चैप्टर अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे, पूरा कंसंट्रेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर और ट्रू फॉल्स पर। अपनी ट्रू फॉल्स की लाइनें जहां जहां पंजा लगा के लिखी हुई हैं, वो सारी ट्रू फॉल्स की लाइन आपको याद रखनी है, एक बार पढ़ के जानी है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ऑडिट के पेपर में नर्वस नहीं होना है, क्योंकि ऑडिट के पेपर में आपको लिखकर आना ही है। बस समय का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज्यादा भावनाओं में ना बहें। 4 नंबर के क्वेश्चन को 60% पेज में, 5 नंबर के क्वेश्चन को 80% ऑफ पेज में या 1 पेज में, 6 नंबर के क्वेश्चन को 1.5 से 2 पेज में। इससे ऊपर क्वेश्चन अगर आता है 8 नंबर का, ऑडिट ऑफ स्कूल, ऑडिट ऑफ एंटिटी, देन इट विल रन इन 2 और 3 पेजेस। सेक्शन लिखना मत भूलना, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नाम मत भूलना, बस इतना ध्यान रखो।
कूल हेडेडली जाओ, तुम्हारे दिमाग में सब स्टोर्ड है, कोई तुम्हें भुला नहीं सकता, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है, रिवीजन किए हैं मेरे साथ, रिवीजन वीडियोस भी आपके पास पड़े हुए हैं। गो विद इट और फोड़ डालो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है ऑडिट में। इज दैट क्लियर? सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ते रहो। कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर जवाब दे पाऊं। चलिए, गुड नाइट, सी यू।